हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का श्री राम कुमार लेक्चरर्स की सक्सेस सीरीज में। दोस्तों, आज से हम चैप्टर 2 सॉल्यूशन यानी कि बिलियन नामक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर कुछ चैप्टर हो जाने के बाद स्टार्ट करूंगा। अगर आप अपने अंदर स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो क्लास को मिस ना कीजिएगा, क्योंकि जीवन में रेगुलरिटी बहुत ही आवश्यक है। ओके, सबसे पहले जो इस चैप्टर में पढ़ना है मैं आप लोगों को उसे बता देता हूँ। इस एकक में हम लोग विभिन्न प्रकार के बिलियनों का बनना जो बनता है उसका वर्गीकरण कर सकेंगे कि मतलब किस तरह से ये बनता है, और उसके बाद बिलियन की सांद्रता को विभिन्न मात्रकों में व्यक्त कर सकेंगे। उसके बाद हेनरी और राउल्ट का नियम को स्पष्ट करेंगे तथा उनकी व्याख्या करेंगे। उसके बाद आदर्श तथा अनादर्श बिलियन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वास्तविक बिलियन के राउल्ट नियम से विचलन का कारण का अध्ययन करेंगे। उसके बाद बिलियन के अणुसंख्या गुणधर्मों का वर्गीकरण को पढ़ेंगे। उसके बाद अंत में हम लोग बिलियन के कुछ विलय द्वारा प्रदर्शित असामान्य अणुसंख्या गुणधर्म को समझेंगे। उसके बाद ये चैप्टर मतलब ख़त्म हो जाएगा। और चैप्टर के साथ साथ मैं बीच बीच में आप लोगों को इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल भी बताता रहूँगा। और फिर चैप्टर के अंत में हम लोग एक नए सीरीज से न्यूमेरिकल को इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को करेंगे। आज हम बिलियन की परिभाषा, उसके प्रकार और बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करना जिसमें है मोल अंश, मोलरता तथा मोललता के बारे में पढ़ेंगे तथा कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ओके दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। ओके, स्टार्ट करने से पहले बिलियन का एक रोचक तथ्य आप लोगों को बताता हूँ, जो है कि हमारे शरीर में लगभग सभी प्रक्रम किसी न किसी बिलियन के रूप में घटित होते हैं। हमारे शरीर में जो भी छोटी बड़ी क्रियाएं होती हैं वो सभी मैक्सिमम बिलियन के रूप में ही घटित होती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोगों का पाचन जो होता है, जो भोजन करते हैं हम लोग, वो पचता है, एक तरह से वो बिलियन ही बन जाता है। सभी जैसे मतलब आप लोग जो खाना खाते हैं वो पेट में जाने के बाद एक बिलियन बन जाता है, जिससे एक निचोड़ निकलता है जो हमारे शरीर में प्रोटीन, वसा, जो आवश्यक सामग्री है प्रदान करता है। ओके, कैसा लगा आप लोगों को? चलिए आगे पढ़ते हैं। उसके बाद है बिलियन की परिभाषा। देखो, बिलियन की परिभाषा से पहले मैं आप लोगों को बता दूं बिलियन है क्या। तो दोस्तों, जैसे कि अगर आप एक गिलास में कुछ पानी और थोड़ा चीनी घोलें तो आप लोग देखते हैं कि चीनी जो होता है वो पानी में घुल जाता है और कुछ समय पश्चात उसका जो स्वाद होता है वो चीनी की तरह यानी कि मीठा आने लगता है। तो बिलियन ऐसा चीज़ है जो मतलब दो या दो से अधिक जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि जो आप अभी जल और चीनी मिलाए हो, तो एक तो जल हो गया और दूसरा हो गया चीनी कि समांगी मिश्रण। जैसे समांगी मिश्रण का तात्पर्य है कि जैसे कि जो जल है, जैसे कि मैं इस तरह से समझाता हूँ आप लोगों को कि चीनी को जब आप जल में मिलाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि चीनी अलग रहता है, दिखता है आप लोगों को, और जल अलग दिखता है, ऐसा नहीं होता है। जो एक मतलब अरंगहीन मतलब बिना रंग का एक बिलियन बन जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी बिलियन बिना रंग के ही हो, लेकिन ये ऐसा हो जाता है। तो ये एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण जिसका मतलब जो जिसका संरचना एक समान हो, ठीक। तो जिनको मिलाने के बाद उनकी प्रवस्था जैसे कि
जो आप चीनी मिलाते हो जल में, तो उसकी परवस्था एक लिक्विड की स्टेट में रहती है, तो वो चेंज नहीं हो सकती। और तथा उसका संगठन जो रहता है, आंतरिक बनावट जो रहता है, वो भी बदलता नहीं है, तो उसका एक समान रहता है। ऐसे को हम लोग विलयन कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा में आप लोगों को बोल देता हूँ, जिसे आप कापी में नोट कर सकें। दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा सामांगी मिश्रण जिनको मिलाने के बाद उनकी प्रवस्था तथा संगठन एक समान रहे, विलयन कहलाती है। अब विलयन की कुछ उदाहरण देख लिया जाए। जैसे कि आप लोग जो सांस लेते हो ऑक्सीजन का, तो ऐसा नहीं है कि जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें केवल ऑक्सीजन ही हो, ऐसा नहीं ना होता है। उसमें ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, हीलियम भी होगा, ये सभी गैस मिले होते हैं। तो लेकिन आप उसको विभेद नहीं कर सकते, विभेद अलग नहीं ना इसको कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब ऑक्सीजन को ही आप वायु में से लेकर ग्रहण करो, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ऐसे को जिनका मतलब संरचना और संगठन एक समान है को विलयन कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल हो गया जैसे ऑक्सीजन व नाइट्रोजन और हीलियम वगैरह का मिश्रण। दूसरा हो गया जल में घुली हुई एथेनॉल। जैसे कि मतलब इसको कैसे समझ, जैसे मतलब पानी में जो आप लोग एथेनॉल मतलब एल्कोहल को घोलते हो, तो उसका संरचना और प्रवस्था एक ही जैसा रहता है मतलब। तो ऐसे को भी विलयन कहते हैं। उसके बाद हो गया ये तांबे और सोने का विलयन। जो आप लोग सोने का जो पहनते हो, जैसे माला हो गया वगैरह वगैरह, आपकी मम्मी पहनती होंगी, तो वो सब ऐसा नहीं है कि केवल सोने का हो, प्योर सोने का हो, क्योंकि अगर प्योर सोने का रहेगा तो पिघल जाएगा। इसलिए उसमें कुछ मिश्रण मिलाया जाता है, तांबे का मिश्रण होता है, जिससे वो सोना जो होता है आपको कठोर बनाए रखता है। तो एक तांबे का सोने में विलयन हो गया। उसके बाद और भी सारे विलयन हैं। तो आप लोगों को विलयन समझ में आ गया होगा। और एक बात आप लोगों को फैक्ट बता दूं कि सोडियम फ्लोराइड जो होता है उसका उपयोग चूहों को मारने के लिए, जो आप जार होता है ना चूहों का, उसमें सोडियम फ्लोराइड को मिलाया जाता है, उससे मिलकर बना होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिलियन के प्रकार। इस बिलियन को 9 भागों में बांटा गया है। जैसे मतलब गैसीय विलयन ऐसे तो होता है 3 ही, उसके अंदर पूरा मिलाकर 3 3 और 3 यानी कि 9 हो जाते हैं। ये 3 शुरू में कौन है? वो है पहला गैसीय विलयन, दूसरा है द्रव विलयन और तीसरा है ठोस विलयन। अब गैस का गैस में एक विलयन होता है, गैस का लिक्विड में एक विलयन होता है और गैस का ठोस में एक विलयन होता है। उसी प्रकार द्रव का गैस में विलयन होता है, फिर द्रव का द्रव में विलयन होता है, फिर द्रव का ठोस में एक विलयन होता है, फिर उसी प्रकार ठोस विलयन में गैस का ठोस में विलयन होता है, फिर द्रव का ठोस में विलयन होता है, फिर ठोस का गैस ठोस में विलयन होता है। ओके, तो हम लोग गैसीय विलयन के बारे में पढ़ते हैं। गैसीय विलयन का जो अच्छा उससे पहले मैं आप लोगों को विलयन में एक चीज़ और बता दूं कि विलयन 2 मतलब अवयव से मिलकर बना होता है, जिनमें से एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। ठीक, विलायक वो होता है जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है, अभी मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। और विलेय वो होता है जिनकी मात्रा विलयन में कम होती है। जैसे कि पहले वाला उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, जल और चीनी का विलयन। तो इसमें जो जल होता है वो होता है विलायक,
और जो चीनी होता है वो होता है विलय। एक तरह से इसे और समझा जा सकता है जैसे कि जो चीज़, जैसे विलयन बनाते समय जो चीज़ गुम हो जाए, उसी के अंदर बनते समय गुम हो जाए मतलब खो जाए, उसे कहते हैं विलेय। विलेय मतलब विला जाए एक तरह से, उसे कहते हैं विलेय। और जो विलायक होता है वो विलेय को मतलब गुम करने में मदद करता है। ठीक, तो विलेय वो होता है जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है, और विलायक वो होता है जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है। जैसे जिसमें चीनी और जल का जो विलयन था, उसमें विलायक जो है जल है, और विलेय जो है वो चीनी है। ठीक है, अब हम लोग गैसीय विलयन के बारे में पढ़ते हैं। गैसीय विलयन में गैस का गैस में जो विलयन होता है उसका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जैसे मैंने आप लोग पहले ही बताया, जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें कई प्रकार की गैसें मिली होती हैं, वही है गैस का गैस में विलयन, जिसे हम लोग अलग अलग करके नहीं ग्रहण कर सकते। ठीक, और उसी में दूसरा है गैस का द्रव में विलयन। ठीक, उसमें का एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन। जैसे क्लोरोफॉर्म जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, और नाइट्रोजन तो गैस है ही, आप लोग जानते हैं। तो ये हो गया गैस का द्रव्य विलयन। उसके बाद गैस का ठोस में विलयन होता है, उसका एग्जाम्पल है कपूर और नाइट्रोजन। कपूर ठोस अवस्था में होता है, आप लोग जानते ही हैं, और नाइट्रोजन जो होता है गैस अवस्था में होता है। तो ये हो गया गैस का ठोस में विलयन। ठीक, अच्छा, कपूर के बारे में आप लोग एक फैक्ट जानेंगे। कपूर एक ऐसा पदार्थ है जो बिना द्रव अवस्था में बदले ये सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। जैसे ये ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है ना बेजिक चीज़। इसका भी कुछ रीज़न है, उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा किसी दिन। फिलहाल हम लोग अब पढ़ते हैं द्रव विलयन के बारे में। ठीक है, द्रव विलयन में पहला होता है द्रव का गैस में विलयन। जैसे कि जो हम लोग पानी पीते हैं उसमें ऑक्सीजन मिली होती है, तो पानी जो है वो तो द्रव है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो गैस है, तो ये मिलकर बनता है द्रव का गैस में विलयन। उसके बाद आता है द्रव का द्रव में विलयन, जिसमें जल हो गया और एल्कोहल हो गया। उसके बाद आता है द्रव का गैस में विलयन, जिसमें द्रव हो गया और ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इसलिए द्रव का ठोस में विलयन हो जाता है। उसके बाद आता है ठोस विलयन। तो ठोस विलयन का एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोजन और पैलेडियम। दूसरा है हाइड्रोजन होता है वो गैसीय फॉर्म में होता है, तो आप लोग जानते ही हैं, और पैलेडियम जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है। तो ये मिल जाता है गैस का ठोस अवस्था में विलयन हो जाता है। उसके बाद है पारे का सोडियम के साथ अमाल्गम। पारा जो होता है उसको अगर सोडियम उसमें मिला दिया जाए, जैसे पारा जो लिक्विड फॉर्म में होता है, सोडियम जो ठोस अवस्था में होता है, तो इनका जो विलयन बनता है वो उसको अमलगम कहते हैं। उसके बाद है नवा है तांबे का सोने में विलयन। अभी मैंने आप लोगों को जो बताया कि जो सोना आप लोग पहनते हैं उसमें तांबे का भी वो मिश्रण डाला रहता है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ हम लोग विलयन की परिभाषा अच्छे से समझ चुके हैं और विलयन के प्रकार को पढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मैं संपूर्ण कोशिश करूँगा कि जो मेरे अंदर क्वालिटी है, जो कुछ भी है थोड़ा बहुत, वो मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से दे सकूं। इसके लिए आप लोगों की मतलब एक तरह से सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। ओके, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारी हेडिंग आ जाती है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना।
विलयन की सांद्रता को कई प्रकार से व्यक्त किया जाता है। सांद्रता में सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, जैसे कि सांद्रता वो होता है जो किसी विलयन का संगठन उसकी सांद्रता जैसे मतलब को व्यक्त करता है। जैसे मतलब जो उसका संगठन होता है विलयन का संरचना, जैसे बनावट, उसकी आंतरिक बनावट, वो सांद्रता को, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। ठीक है, अब इसी में मैं आप लोगों को और बता देता हूँ तनु विलयन और सांद्र विलयन के बारे में। जो तनु विलयन होता है उसमें विलायक की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है विलय की तुलना में। फिर से समझाता हूँ, तनु विलयन वो विलयन है जिसकी मात्रा विलयन में विलायक की तुलना में अधिक होती है। तनु विलयन वह है जिसकी मात्रा विलयन में विलय की तुलना में कम होती है। या आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ऐसा मतलब विलयन जिसके विलायक की मात्रा विलय की तुलना में कम होती है। ओके, एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि समझ में नहीं आया होगा। जैसे कि विलायक, जो विलायक होता है उसकी मात्रा विलयन में अगर कम रहेगी तो कहलाएगा तनु विलयन। और सॉरी जैसे कि जो विलायक है, विलयन में जो विलायक है, अगर विलायक की मात्रा अधिक रहेगी तो कहलाएगा तनु विलयन। ठीक है, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक के लिए समझ जाता हूँ। जो फिर से बोलता हूँ आप लोगों के लिए कि जो विलयन होता है, विलायक की मात्रा अगर अधिक रहेगी तो कहलाएगा तनु विलयन। अगर विलयन में विलायक की मात्रा अधिक रहेगी तो कहलाएगा तनु विलयन। और यदि विलयन में विलय की मात्रा अधिक रहेगी तो कहलाएगा सांद्र विलयन। ठीक है दोस्तों, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। विलयन में जो विलायक की मात्रा यदि अधिक होगी तो कहलाएगा तनु विलयन। और विलयन में जो विलय की मात्रा यदि अधिक रहेगी तो कहलाएगा सांद्र विलयन। अब इसको अच्छे से समझाता हूँ। ये तो एक तरह से परिभाषा टाइप हो गया। जैसे कि तनु का मतलब एक तरह से ज़्यादा लिक्विड फॉर्म होता है, जो जितना मतलब जैसे कि जल और चीनी वाला जो हम लोगों का था, तो विलायक अगर हम लोग अधिक लेते हैं, विलायक जैसे मतलब वो जो जल है वो अधिक लेंगे चीनी की अपेक्षा। जैसे चीनी अगर 5 ग्राम लेते हैं और हम लोग जल ले लेते हैं 1 लीटर, तो ऐसे विलयन को हम लोग तनु विलयन कहेंगे। और यदि हम लोग जल को हम लोग 1 पाव ले लेते हैं और उसके बाद जैसे 250 ml, और चीनी को हम लोग 1 kg ले लेते हैं, तो मिलाते हैं विलयन, तो बनाते हैं, तो ऐसे विलयन को हम लोग कहते हैं सांद्र विलयन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करेंगे। उसमें आता है मोल अंश। मोल अंश आप लोगों को समझाता हूँ। सामान्यतः हम लोग मोल अंश को x से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, हम लोग सामान्यतः मूल अंश को x से प्रदर्शित करते हैं, x।
ठीक है, इसको मोल अंश कहा जाता है। ओके दोस्तों। अच्छा, मान लेते हैं हम लोग अवयव विलयन का जो अवयव होता है, जिसे विलयन मिलकर बना होता है, उसमें जिसे मिलकर विलयन बना होता है, उसमें जो पहला अवयव होता है, पहला अवयव है वो n है। इसको n a से प्रदर्शित करते हैं, कर सकते हैं। जैसे n मतलब अवयव और ये a पहला अवयव, और दूसरा अगर n b हो, ठीक है दोस्तों, अगर पहला अवयव जो होता है n a हो और दूसरा अवयव n b हो, जिसमें ये जो है n a जो है वो अवयव a का प्रथम अवयव का मोल है और n b जो है द्वितीय अवयव का मोल है। तो इसका मोल प्रभाज जो होगा, मोल अंश को ही मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज होगा x अवयव a का जो मोल प्रभाज होगा वो होगा x बराबर na बट्टे na प्लस nb, और अवयव b का जो मोल प्रभाज होगा वो होगा xv बराबर nb बट्टे na प्लस nb। इसका मतलब ये है कि मोल प्रभाज बराबर होता है प्रथम अवयव बट्टे दोनों अवयव, यानी कि अवयव ए प्लस अवयव बी। ठीक है, और एक चीज़, अगर अवयव ए के मूल प्रभाज और अवयव बी के मूल प्रभाज को जोड़ देते हैं तो हम आता है एक। कैसे, वो यहाँ पर बताता हूँ। अगर एन ए एक्स ए का मतलब एन ए बट्टे एन ए प्लस एन बी और एक्स बी बराबर होता है एन बी प्लस एन ए प्लस एन बी। जब दोनों को जोड़ते हैं तो एन ए बट्टे एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी बट्टे एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाता है ऊपर एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी से एन ए प्लस एन बी कट जाता है और बचता है ए। तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है 1। और यदि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 है तो एक्स ए बराबर होता है 1 माइनस एक्स बी और एक्स बी बराबर होता है 1 माइनस एक्स ए। ओके दोस्तों, उसके बाद आता है मोलरता। मोलरता बराबर होता है विलय के मोल बट्टे विलयन का आयतन। इसे मैं जब आप लोगों को न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन इससे पहले जो विलयन का आयतन होता है उसको हम लोग लीटर में लेते हैं। उसके बाद तीसरा होता है मोललता। मोललता बराबर होता है विलय के मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान, वही किलोग्राम में लेते हैं। ठीक है, इसको मैं न्यूमेरिकल के साथ और अच्छे से समझाऊंगा। ओके, ठीक है। तो हम लोग क्लास को एंड करने से पहले एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग उसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन को बोला हूँ मैं, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 10 ग्राम NaOH यानी कास्टिक सोडा, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, 450 ml विलयन में घुला हुआ है। एक बार और क्वेश्चन को बोल देता हूँ। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 10 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग निकालेंगे जो NaOH है। NaOH जो है, NaOH की हम लोग मोल निकालेंगे सबसे पहले। और मोल बराबर होता है
द्रव्यमान बटे अणुभार। द्रव्यमान जो हम लोगों को इस प्रश्न में दिया हुआ है 10 ग्राम, यानी कि मोल बराबर होता है NaOH का हम लोग निकाल रहे हैं। NaOH का मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे अणुभार। अणुभार भी NaOH का रहेगा। द्रव्यमान दिया है 10 ग्राम और इसका अणुभार कैसे निकालते हैं? NaOH का अणुभार कितना है? 23। O का कितना है, मतलब ऑक्सीजन का 16। हाइड्रोजन का कितना होता है अणुभार? 1। तो 23 और 16 और 1 को जोड़ेंगे तो आता है 40। ठीक है, तो इसका अणुभार हो गया 40 और उसका मात्रक हो गया ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.25 मोल। ठीक है, अब विलयन का आयतन को लीटर में बोला है चेंज करने के लिए, तो इसको हम लोग आयतन को लीटर में करेंगे। आयतन को लीटर में तो हो जाएगा, दिया है 450 ml और इसको लीटर में देने के लिए 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है, ml लीटर इनवर्स। ठीक है, अब इसको मोलरता के सूत्र पे रखते हैं। मोलरता बराबर मैंने आप लोगों को बताया था कि विलय के मोल और बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो मोलरता बराबर हो जाएगा, विलय के मोल कितने हैं, यहाँ पर हमने NaOH का मोल निकाला है 0.25। यहाँ पर रखते हैं 0.25 बट्टे में हो जाएगा विलयन का आयतन लीटर में। तो हम लोग ने निकाला है 450 बट्टे 1000। तो जब 0.25 बट्टे 450 बट्टे 1000 करेंगे तो 1000 जो है 0.25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप लोग रब पे कर लीजिए, करते रहिए। अगर साफ नहीं दिख रहा है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं अभी जूम करके इसको अच्छे से एक बार दिखा दूंगा लास्ट में। बट्टे हो जाएगा 450। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा 250 बट्टे 450 बराबर हो जाएगा 5/9 बराबर हो जाएगा 0.55। अब ये बार बार 0.55 आता ही रहेगा, तो इसको हम लोग इक्वल कर लेंगे 0.56 के, और ये भी मोल में। ठीक है, इसका एक मात्रक और होगा, मतलब कर सकते हैं, वैसे ये भी सही है 0.56 मोल प्रति लीटर इनवर्स आंसर। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसको अच्छे से एक बार जो लिखा हूँ मैं उसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जिससे आप और अच्छे समझ पाए। दोस्तों, आप लोग इस सवाल को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, आप लोग विलयन की परिभाषा को नोट कर लीजिए। अब इस नए सिरे से पढ़ने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ओके दोस्तों, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं आप लोगों को रेगुलर ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा, जिससे आप लोगों की तैयारी और भी स्ट्रॉन्ग होती जाए।
ओके दोस्तों, ठीक है, बाय, गुड इवनिंग और वेरी वेरी थैंक यू। ओके, जय हिंद।